हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, हम कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी कर रहे हैं और आज हम करेंगे जामुन का पेड़। ठीक है, जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा है। ठीक है, और किसकी है ये? कृष्ण चंद्र की है। लेखक कौन रहेंगे? कृष्ण चंद्र रहेंगे। आप सभी को पता है भाई, हम पहले लेखक परिचय करते हैं, फिर जो पाठ है उसका वाचन करते हैं, फिर उसके शब्द अर्थ करते हैं, फिर हम इसके पीआईक्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम इसके करते हैं, यानी कंप्लीट लेसन हम एक क्लास में करते हैं भाई। तो देखते हैं, पहले है भाई पंक्तियां, कि काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अक्सर पेपर में पूछी जाती है यहाँ से। तो देखते हैं। और ये पार्ट ओनली एनसीईआरटी में नहीं है, यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है जामुन का पेड़ भाई। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है भाई। तो किसका? ये कृष्ण चंद्र जी की पंक्तियां हैं। और कहां से ली गई है? आईने के सामने से। कृष्ण चंद्र, अभी हम जीवन परिचय करेंगे। ये हमारे लेखक है कृष्ण चंद्र। ये यहाँ पे इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। कृष्ण चंद्र जी का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरकला में हुआ था। ठीक है, गुजराकला में हुआ था कृष्ण चंद्र जी का जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, काफी पेपर में पूछी जाती है भाई, तो आपको ध्यान से देखना है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? एक गिर जाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह। ये यूकेलिप्टस की डाली भाई क्या है? ये कहानी संग्रह है। ठीक है, एक गिर जाए खंदक ये भी कहानी संग्रह है, और यूकेलिप्टस की डाली ये भी क्या है? कहानी संग्रह है। शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, ये आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहसी है, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये सभी क्या है? उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास देखो कौन कौन से उपन्यास? शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, काफी महत्वपूर्ण है इनकी ये रचना। ये उपन्यास है एक, और आपको अच्छी प्रकार से इसको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। अन्नदाता, हम वैसे ही है, ये भी पूछा जाता है। जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, उपन्यास है ये सभी भाई। और इनको सम्मान भाई, कृष्ण चंद्र जी को सम्मान भाई साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, कृष्ण चंद्र जी को। और इनकी मृत्यु भाई 8 मार्च 1977 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, जो कृष्ण चंद्र जी है, इनकी मृत्यु 8 मार्च 1977 में मुंबई में हुई थी। आगे है भाई, देखते हैं। प्रेमचंद्र के बाद, प्रेमचंद्र के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार, ये उर्दू कथाकार है कृष्ण चंद्र, का नाम महत्वपूर्ण है भाई। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। किससे इनका गहरा संबंध था? प्रगतिशील लेखक संघ से भाई, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण चंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया भाई। कृष्ण चंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुछ, जम्मू कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे? 1930 में लाहौर चले गए थे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पूछी जाए कहाँ पे हुई थी कृष्ण चंद्र जी की, तो पुछ में हुई थी, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी, कब? 1930 में। और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया 1934 में। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था भाई। तो कृष्ण चंद्र जी ने एमए कहाँ से किया था? तो पंजाब विश्वविद्यालय से किया था, और कब किया था? 1934 में किया था। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया, और अंतिम समय में वे मुंबई में ही रहे भाई। कहाँ पे रहे अंतिम समय में? मुंबई में ही रहे थे। आगे देखते हैं। यो तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं,
लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। वैसे तो भाई बता रखा, जो कृष्ण चंद्र जी हैं इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। मशहूर कहानियां भी काफी महत्वपूर्ण कहानियां ये महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते थे। क्या भी वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। किसके भाई? प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे भाई। आगे है जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। जो जामुन का पेड़ है वो कृष्ण चंद्र जी की है भाई, और क्या इसकी विधा क्या है? हास्य व्यंग्य, ठीक है, हास्य व्यंग्य कथा है ये जामुन का पेड़, और यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है भाई। ये के लिए हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, परंतु पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यही तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है भाई। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है ये, आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं जामुन का पेड़। जो लेखक परिचय था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जामुन का पेड़ भाई। तो रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ भाई तूफान। स्कैट्रियट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिरा पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा? भी माली ने देखा, भाई एक पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। माली किसके पास गया? चपरासी के पास गया। कर्म से भी पूछे जाने लग गया आजकल ये। चपरासी दौड़ा दौड़ा कलरक के पास गया। देखो, पहले माली, कर्म से पूछे, फिर चपरासी, उसके बाद कौन है? कलरक। ठीक है, ये क्रम है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, माली भी चपरासी के पास आया। चपरासी दौड़ा दौड़ा कलरक के पास गया। कलरक दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया। सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लोन में आया भाई। ठीक है, ये अनुक्रम है, माली, चपरासी, कलरक, सुप्रीडेंट, ये क्रम है, आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई भाई। ये आदमी है, ये जामुन का पेड़ दिखा रखा है, इसके नीचे क्या है? एक आदमी दब गया है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ये किसने कहा? भाई कलरक ने कहा है। ये लगा लो, एक एक जो लाइन है ये एक एक पंक्ति है हमारे लिए, गद्य पंक्तियां जो आती है ना वो है ये। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये किसने कहा? भाई कलरक ने कहा है। और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा कलरक याद करते हुए बोला। ठीक है, मैं फलों के मौसम में झोली भर भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा कलरक लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया भाई। हाँ, यह आदमी, सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया भाई। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, एक आदमी है वो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ, लेकिन उसको कोई निकाल नहीं रहा है। ठीक है, सभी को पता चल गया भाई आदमी क्या है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ, लेकिन सभी को क्या है? जामुन के पेड़ पर लगी जो जामुन थी उनके विषय में सोचने से फुर्सत नहीं है भाई। जो माली है वही उनका ध्यान आकर्षित करता है, क्या है? जो दबा हुआ आदमी है उसकी तरफ। आगे देखते हैं। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसकी
पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला। भाई एक ने बोला मैं ये जिंदा है या मर गया। दूसरा बोला भाई मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसकी पीठ पर गिरा है, बच कैसे सकता है। नहीं मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनाई से कराते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। भाई पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम साथ हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ। किसने बोला भाई ठहरो? ये सुप्रीडेंट ने बोला। और क्या बोला? मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ कि भाई इस आदमी को निकालना है या नहीं। सुप्रीडेंट सुप्रीडेंट क्या था, अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास पहुंचा। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। भाई ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास पहुंच गया। देख लो भाई, एक आदमी को निकाल रहा था लेकिन मिनिस्टर तक बात पहुंच गई। भाई मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ, हाँ चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। एक मिनट भाई, दो बार क्या हो गया है कि पीडीएफ इसकी। हाँ जी रहा, यहाँ से सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। भाई ठीक है, जो व्यक्ति दबा था उसकी फाइल बना ली गई। ठीक है, और एक दूसरे आगे से आगे क्या वो फाइल चलती रही और इसी में क्या था, आधा दिन बीत गया। भाई दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। क्या बोला भाई सुप्रीडेंट? भाई हम लोग क्या है, अपने आप ही इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। भाई ठीक है, तो कहाँ पे भेजी भाई सुप्रीडेंट ने फाइल? कृषि विभाग ने कृषि विभाग को भेजी थी। ठीक है भाई, सुप्रीडेंट ने फाइल दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया। देख लो भाई, दूसरे दिन आया था कृषि विभाग से उत्तर की पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। भाई यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और अगले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ था, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। भाई रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो दबा हुआ आदमी था उसको दाल भात किसने खिलाया? तो माली ने खिलाया। भाई जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करे, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने मालिक को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। भाई आगे है, माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूलों पर गिरा है। ठीक है, तो तना कहाँ पर गिरा था? तो दबे हुए आदमी के कूलों पर गिरा था। आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, कूलों पर गिरा था। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी
फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था भाई। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता भाई। क्या है, हॉर्टिकल्चर ने साफ साफ अक्षरों में मना कर दिया। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेट काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काटकर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। भाई क्या कहा दबे हुए आदमी ने? भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। ठीक है, क्लर्क ने क्या है भाई, ठीक बोला है। क्लर्क ने हामी भर दी, भाई इसने ठीक कहा है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। भाई सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी क्या है, मर जाएगा। भाई फिर कैसा भाई वो ऑपरेशन सफल होएगा जब आदमी मर ही जाएगा? देख लो भाई, ये केशव चंद्र जी ने व्यंग्य कर रखा है हमारे सरकारी डिपार्टमेंट पे, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भाई, ये भी पेपर में पूछी जाती है। क्या ये तो मानो कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए। देखो भाई यहाँ पे स्टार है ना, तो ये मिर्जा गालिब का शेर है। यहाँ पे शायर को देखने के लिए उमड़ भीड़ क्या है, उमड़ पड़ी। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई। शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे, शुरू हो गए। भाई सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। भाई जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्यिक अकादमी के सेक्रेटरी के
पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? तो ओस। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुकार में सिर हिलाया। तो कवि का जो दबा हुआ आदमी था वो क्या था? कवि था। और उसका गद्य संग्रह का क्या नाम है? ओस के फूल। भाई आगे है, आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी विभागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। देखो भाई, कोई इसको पेड़ के नीचे से नहीं निकाल रहा। ठीक है, सब अपना काम करने लग रहे हैं। दबे हुए आदमी ने कराहकर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यह तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीबी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। देख लो भाई, अब जब वो पेड़ काटने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, फिर उसको रोक दिया गया क्योंकि विदेश विभाग से हुक्म आया था, इसलिए को पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लोन में लगाया था। किसने लगाया था भाई? 10 साल पहले। देखो 10 साल आया यहाँ पे, 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। आगे है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक कलरक चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे कलरक ने पहले कलरक को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। भाई कितने बजे? 4 बजे। और कौन प्रधानमंत्री के सामने फाइल को पेश करेगा? विदेश विभाग। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार करना होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल को लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की भी फाइल पूर्ण हो चुकी थी भाई। ठीक है, तो ये था हमारा जामुन का पेड़। ठीक है, हास्य व्यंग्य कथा है। ठीक है, और आपको अच्छी प्रकार से इसको देखना है। अब इसके हम शब्द अर्थ करेंगे। झक्कड़ क्या होती है भाई? आंधी।
रुआसा रोनी सूरत, ताजुब आश्चर्य, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, एग्रीकल्चर कृषि, तगाफुल विलंब देर उपेक्षा। क्या होती है तगाफुल विलंब देर उपेक्षा। अब इसके क्वेश्चन आंसर है भाई जामुन के पेड़ के, तो देखते हैं हम। जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है। जो जामुन का पेड़ है वो क्या है भी कहानी विधा की है, हास्य व्यंग्य है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके द्वारा रचित है ये हमें बताना। तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी मन्नू भंडारी, सी कृष्ण चंद्र या डी प्रेमचंद्र। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, कृष्ण चंद्र द्वारा जामुन का पेड़ रचित है भाई। जामुन का पेड़ कैसी विधा है, ठीक है विधा पूछे, सॉरी कैसी कथा है ये पूछी है। जामुन का पेड़ कैसी कथा है, तो भाई गंभीर है, हास्य व्यंग्य है, वीरतापूर्ण है, त्रास्त है। तो हास्य व्यंग्य कथा रहेगी, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सेक्रेटरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था। तो कौन सा गिरा था भाई, आम का, किक्कर का, शीशम का या जामुन का। तो जामुन का पेड़ गिरा था। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। एक क्लर्क ने, सेक्रेटरिएट ने, माली ने या सुप्रिटेंडेंट ने। तो माली ने भी सबसे पहले देखा था कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है, माली बिल्कुल ठीक होगा, सी ऑप्शन ठीक अपना। किसने कहा कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी किसने कहा था भाई जो पेड़ के नीचे आदमी दब गया उसको निकाला जा सकता है। तो माली, क्लर्क, सुप्रिटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी। तो माली ने कहा था भी पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी निकाला जा सकता है। सिक्स क्वेश्चन है, पेड़ किस विभाग से संबंधित था भाई। तो पेड़ किस विभाग से संबंधित था, कृषि विभाग से, वित्त विभाग से, राज्य विभाग से, वन विभाग से। तो कृषि विभाग से संबंधित था भी पेड़। आगे है, पेड़ के नीचे दबे व्यक्तियों को किसने खाना खिलाया। ठीक है, व्यक्ति ने भी, ओनली व्यक्ति आएगा यहाँ पे क्योंकि एक था ना। तो कांस्टेबल ने, माली ने, सुप्रिटेंडेंट ने, क्लर्क ने। तो भी ऑप्शन ठीक है, माली ने भी व्यक्ति को खाना खिलाया था। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह गिरा था। तो कहाँ गिरा था, टांग पर, कूल्हा, पीठ, छाती। तो भी ऑप्शन ठीक है, कूल्हा पर गिरा था। यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट दो, किसने कहा है। एक माली ने, मंचला, कलरव, कांस्टेबल। तो एक मंचले ने कहा यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस माली को ही काट दो भाई। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा। एक कंपाउंडर, सर्जन, केमिस्ट या फिजिशियन। तो सर्जन को भेजा था मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए भाई। 11वां क्वेश्चन है, दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था। जो दबा हुआ व्यक्ति था वो पेशे से क्या था वो हमें बताना। अध्यापक था, कवि था, दुकानदार था, संवाददाता था। तो पेशे से क्या था भी व्यक्ति, कवि था, बी ऑप्शन ठीक है। कवि का उपनाम क्या था। कवि का उपनाम क्या था, ओम, ओस, ओज, ओहो। तो ओस नाम था कवि का। कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था। जो कवि था ओस, उसकी नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था। ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बूंद के फूल। तो ओस के फूल यानी ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे 14वां क्वेश्चन, कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था। ठीक है, अगर कवि मर जाता है तो उसके बाद किसको वजीफा दिया जा सकता था। तो ए पत्नी, बी पुत्र, सी पिता, डी माता। तो भाई ए ऑप्शन ठीक रहेगा, पत्नी को वजीफा दिया जा सकता था। 15वां क्वेश्चन है, सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर के ऊपर ले ली थी। तो ए राष्ट्रपति ने, बी प्रधानमंत्री ने, सी वित्त मंत्री ने, डी मुख्यमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री ने सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। 16वां क्वेश्चन है, रात को बड़े जोर का क्या चला था भाई। क्या चला था रात को बड़े जोर का, झगड़ा, झक्कड़, झंझट, झंझार। तो झक्कड़ चला था भाई, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, कथन किसका है। तो क्लर्क का, माली का, चपरासी का, कांस्टेबल का। तो क्लर्क का ये कथन है भाई, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। आगे है 18वां क्वेश्चन, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा, कथन किसका है। तो एक क्लर्क का, बी माली का, सी चपरासी का, डी सुप्रीडेंट का। तो माली का ये कथन है, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा भाई। 19वां क्वेश्चन है, दबा हुआ आदमी कवि है
इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्चरल या प्रोफेशन? तो कल्चरल से माना गया। भाई सी ऑप्शन ठीक रहेगा। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? तो ए सुप्रीडेंट ने, बी मंत्री ने, सी सचिव ने या डी प्रधानमंत्री ने? तो प्रधानमंत्री ने दिया, डी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने किया है जामुन का पेड़ भाई, ठीक है, ये लेसन किया है और जिसके रचनाकार थे कृष्ण चंद्र जी, ठीक है। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो भी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट में लिंक है उसका। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।